आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री में फिजन रिएक्शन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो दो चीज़ों की बेस पे उसको इम्प्रूव किया जाता है। एक उस प्रोसेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और दूसरा उसको इकोनॉमिकली बेहतर करने के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर इंडस्ट्री में भी एफिशिएंसी और इकोनॉमी की बेस पे मुख्तलिफ किस्म के रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो रिएक्टर है वो है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। आप यहाँ पे उसकी एक डायग्राम देख सकते हैं और इसमें बेसिक कंपोनेंट्स शामिल हैं जिनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल रॉड्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे फ्यूल रॉड्स हैं, इसके अलावा दो किस्म की शील्ड्स हैं, एक थर्मल शील्ड है, एक बायोलॉजिकल शील्ड है और इसके अलावा वाटर इन हो रहा है, आउट हो रहा है और इसी तरह हीट जो है वो एक्सचेंज करने के लिए एक्सचेंजर्स में शिफ्ट हो रहा है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो रिएक्शन होता है उसके लिए रेडियो एक्टिव फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के लिए एनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जो भी फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है इसको क्लैडिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। पता होना चाहिए कि क्लैडिंग क्या चीज़ है। क्लैडिंग सिर्फ एक पेंट की तरह का प्रोसेस है जिसमें रेडियो एक्टिव फ्यूल के ऊपर एक मेटालिक अलॉयस की लेयर लगाई जाती है जिसका मकसद ये होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल को एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट से बचाया जाए ताकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनके जो हैजर्ड्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में ना जाएं। इसके अलावा उनको ज़्यादा यानी फ्यूल्स को ज़्यादा अरसे तक स्टोर करने के लिए भी क्लैडिंग करना ज़रूरी है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील और जिरकोनियम अलॉयस का इस्तेमाल किया जाता है क्लैडिंग पर्पस के लिए। द रिएक्टर कोर इज कूल्ड बाय वाटर। पता होना चाहिए कि कोर क्या चीज है। कोर वो हिस्सा है रिएक्टर का जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है? फिजन एबल रिएक्शन। उसके नतीजे में काफ़ी हीट हमें मिलती है और आप ये भी ज़हन में रखें कि जो कोर है वो खुद भी किसी मेटल का बना होता है। वो एक लिमिट तक ही उस हाई टेम्परेचर को जो है वो अब्जॉर्ब कर सकता है, वो स्टेबल रह सकता है। इसलिए उसको स्टेबल रखने के लिए भी उस कोर की कूलिंग ज़रूरी है और वो कूलिंग की जाती है। कूलिंग के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वाटर है, गैसेस हैं, लिक्विड मेटल्स वगैरह हैं। यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो वाटर है ये एज अ मॉडरेटर भी इस्तेमाल होता है। पिछली वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कूलेंट है और जो मॉडरेटर्स हैं इनका क्या रोल है। जो कूलेंट्स हैं ये तो जस्ट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो मॉडरेटर्स हैं ये न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल भी करते हैं। यानी जो न्यूट्रॉन्स उस रिएक्शन के दौरान पैदा हो रहे होते हैं उनकी काफ़ी हाई स्पीड होती है और उस स्पीड को कम करने के लिए मॉडरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है और अगर उनकी स्पीड को कंट्रोल ना किया जाए तो वो एक तो एफिशिएंट जो रिएक्शन होता है वो नहीं देते, क्योंकि एफिशिएंट
रिएक्शन के लिए फिजनेबल का जो प्रोसेस है उसमें हमें लो स्पीड चाहिए होती है न्यूट्रॉन्स की। सो इसलिए मॉडरेटर्स को एक तो उनकी स्पीड कम करने के लिए, और दूसरा अगर उनकी ज़रूरत नहीं है बड़ी तादाद में तो उनको एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है ताकि वो रिएक्शन में हिस्सा ना ले सकें। सो इन कामों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है वाटर को। सो कभी कभी जो कूलेंट और जो मॉडरेटर होते हैं उनके लिए एक ही चीज इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे वाटर को एज अ कूलेंट भी इस्तेमाल किया जाता है और मॉडरेटर भी। सो इसके अलावा जब ये कूल वाटर है, इसको जब हीट मिलती है यानी हीट कोर से ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो इसके बाद ये क्योंकि हीट अप हो जाता है और अगली फेज में शिफ्ट हो जाता है, यानी ये लिक्विड फेज से वेपर फेज में चला जाता है जिसको हम स्टीम कहते हैं। और स्टीम जब बनती है तो वो बॉयलर में चली जाती है और फिर आगे इसी तरह उसकी मदद से स्टीम की मदद से टरबाइन चलाए जाते हैं और उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो रिएक्टर का नाम है वो है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो रिएक्टर तो सभी हैं, लेकिन प्रेशराइज्ड वाटर का यहाँ पे क्या मतलब है इसको समझते हैं। सो यहाँ पे वाटर के ऊपर प्रेशर क्यों डाला जाता है? आप जानते हैं कि वाटर की बॉइलिंग डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर, यानी जितना प्रेशर ज़्यादा होगा इतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जितना प्रेशर कम होगा इतना बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो यहाँ पे प्रेशर डेवलप किया जाता है उस सर्कुलेट होने वाले वाटर के ऊपर, ताकि वो जो है अपनी फेस चेंज ना करे और उस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सो कितना प्रेशर डेवलप होता है? 135 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो कूलेंट वाटर है वो जब एग्जिट होता है हीट को एब्जॉर्ब करके, तो वो वाटर की सूरत में ही मौजूद होता है, वो अगली फेज में कन्वर्ट नहीं होता, यानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता, वो वाटर ही रहता है और 290 सेंटीग्रेड पे एग्जिट होता है। वैसे आपको पता है कि 100 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो फेज चेंज होना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया जाता है और वो जो है 290 तक भी वाटर फेज में ही रहता है। लेकिन इसके बाद वो अपनी एनर्जी जो है वो जो सेकेंडरी लूप है उसको ट्रांसफर करता है और वो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम फिर आगे मजीद प्रोसेस करती है। यहाँ पे वाटर को यूज करने के एडवांटेजेस भी हैं जिनका पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो वाटर है वो चीप होता है, इसकी कॉस्ट कम होती है और इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है और वो एक एफिशिएंट रिजल्ट देती है इकोनॉमिकली, यानी खर्चा भी नहीं होता और एफिशिएंसी भी हासिल हो जाती है। इसके अलावा जो वाटर है वो हाई हीट कैपेसिटी उसके अंदर होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसके अलावा हीट ट्रांसफ़र को एफिशिएंट जो है वो इफ़ेक्टिव होता है कूलेंट के तौर पे जब इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा होगा, इफ़ेक्टिव होगा। तो इसके अलावा क्योंकि ये कूलेंट के अलावा एज अ मॉडरेटर भी इस्तेमाल हो सकता है और होता है, सो इसलिए ये भी इसका एक एडवांटेज है। सो डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पे? पहला है हाई प्रेशर हैज़ टू बी अचीव्ड। एक तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वाटर के ऊपर हाई प्रेशर डेवलप किया जाता है। सो हाई प्रेशर जो है वो उसकी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग नहीं हो सकती। तो बॉयल तभी होगा जब उनका
यानी वाटर का वेपर प्रेशर और जो उसके ऊपर यानी जो भी एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर इक्वल होंगे, तो वो इक्वल होने ही नहीं देता, वो प्रेशर जो है ऑलरेडी ज़्यादा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बॉयलिंग नहीं हो पाती। सो इसके लिए फिर जो रिएक्टर सिस्टम है उसको हाई प्रेशर के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, ताकि वो स्टेबल रहे। एंड वाटर हैज़ टू बी पम्प टू राइज द प्रेशर। सो क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, जो वाटर एज अ फीड इस्तेमाल हो रहा है उसको फिर प्रेशर के ज़रिए इन किया जाता है, क्योंकि आगे भी प्रेशर होता है। सो इसके लिए भी कॉस्ट पड़ती है, पंप्स हाई कैपेसिटी के इस्तेमाल होते हैं। सो इसके ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सेकंड डिसएडवांटेज इसका फ्यूल के रिलेटेड है। कुछ रिएक्टर्स के अंदर लीस्ट स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स के लिए हाईली इनरिच्ड फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी जो स्लाइटली इनरिच्ड है वो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। सो उसके लिए भी प्रोसेसिंग चाहिए, उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस चाहिए, उस फ्यूल को एफिशिएंट बनाने के लिए, मज़ीद प्योर करने के लिए। सो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज गिना जाता है।